हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में हम एक वार्षिक हिसाब का पूरा फुल लेंथ क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, यानी जो भी समायोजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जो भी फॉर्मेट हमने देखा है, उन सभी को अप्लाई करके हमें वार्षिक हिसाब कैसे तैयार किया जाता है और इतना बड़ा क्वेश्चन जब आता है तो उसको पूरा कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और अगर आपने बेसिक चीजें नहीं देखी इस चैप्टर से रिलेटेड, जैसे कि व्यापार खाता का फॉर्मेट क्या होता है, लाभानी खाता का फॉर्मेट, आर्थिक चिट्ठे का फॉर्मेट और साथ ही साथ समायोजन कैसे सॉल्व करते हैं, तो उन चीजों को जरूर देखें और उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको आई कार्ड में भी मिल जाएगा और अगर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देखेंगे तो वहां पर भी मिल जाएगा। और इस चीज को जरूर देखें ताकि आपको बेसिक चीजें जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। राइट, ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन और समझते हैं एक एक पॉइंट कि एंट्री हमें कैसे करना होता है। याद रखना है कि जैसी चीजें मैं बताऊंगा वैसे ही तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, ताकि देखो तुम्हारा बेसिक है और तुम्हारा बेसिक अच्छा रहे, उसके लिए एक बार मेरी बात सुनना जरूर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समायोजन पढ़ते हैं। ठीक है, तो समायोजन में सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि रुपए 10,000 के माल की चोरी हो गई थी। क्या लिखा है, रुपए 10,000 के माल की चोरी हो गई थी। याद होगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ही समझाया था कि जब भी व्यवसाय में बिक्री के अलावा अन्य वजह से माल जाए, याद रखना है, बिक्री के अलावा अन्य वजह से माल जाए तब हमें क्या करना होता है। सबसे पहले हमें ये समझना होता है माल किस वजह से गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है चोरी, दूसरे वाले में लिखा है नमूने के रूप में, तीसरे वाले में लिखा है आग से जल गया और चौथे वाले में लिखा है माल का दान किया। याद रखना, देखो ये चारों पॉइंट में इसलिए एक साथ बता दे रहा हूँ क्योंकि चारों में ही क्या है, माल वाला पॉइंट है। राइट, अब चारों में माल वाला पॉइंट है तो इस वजह से एक साथ ही हम पढ़ लेते हैं। अदरवाइज हम कभी भी चारों समायोजन एक साथ सॉल्व नहीं करेंगे, हमेशा हम एक एक समायोजन ही सॉल्व करेंगे। ओके, ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। तो इनको हम समझते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे समायोजन बहुत ही क्लियर कर लो कि 10,000 के माल की चोरी हो गई है। जैसा मैंने बताया था कि जब भी व्यवसाय में अन्य वजह से माल जाता है तो उसकी जो एंट्री होती है वो खरीदी में होती है। तो यहाँ पे देखो मैंने तीनों खातों का फॉर्मेट बनाया है। ये रहा व्यापार खाता, ठीक है, ये रहा हमारा लाभानी खाता और इसी के नीचे ये रहा हमारा आर्थिक चिट्ठा। ठीक है, तीनों ही फॉर्मेट यहाँ पे मैंने बनाया है। बस मैं तुम्हें एंट्री करके एक एक एंट्री करके समझाऊंगा कि कौन सी एंट्री हमें कैसे करनी होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है समायोजन का, पहले वो वापस मैं दिखा देता हूँ। पहला पॉइंट है 10,000 रुपए की माल की चोरी हो गया। अब माल की चोरी हो गया, उसके लिए हमें ढूंढना होगा खरीदी, क्योंकि हमें खरीदी में से माइनस करना होता है। तो हम चलते हैं सवाल में, ऊपर से शुरू करते हैं। पहला नाम है पूंजी और आहरण, दूसरा लिखा व्यवस्थित खरीदी और बिक्री। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो तुम्हें दिखाई देगा व्यवस्थित खरीदी और दूसरा दिखाई देगा बिक्री। ओके, अब यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे रकम एक उधार में दिया है और एक जमा में दिया है। तो जब भी इस तरह से दो रकम दिया हो, दो नाम दिया हो, तो तुम्हें पहचानना होगा कि कौन सा तुम्हारा खरीदी है, कौन सा बिक्री, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा किस चीज का है। तो उसके लिए तुम्हें छोटा सा बेसिक नियम पता होना चाहिए। जैसे खरीदी का हमेशा शेष क्या होता है, उधार होता है। यानी ये जो 5 लाख रुपए है ये तुम्हारा है खरीदी का रकम। तो चलते हैं अब एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे एंट्री देखो कैसे करोगे। तो यहाँ पे जब एंट्री करने जाओगे तो यहाँ पे लिखोगे व्यवस्थित खरीदी। ध्यान रखना क्या लिखोगे, व्यवस्थित खरीदी। और व्यवस्थित खरीदी की रकम कितना दिया है, व्यवस्थित खरीदी की रकम दिया हुआ है 5 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 लाख रुपए। उसमें से सबसे पहले क्या माइनस होगा, तो हमारा सबसे पहले जो यहाँ पे माइनस होगा वो लिखा है कि चोरी हो गया है। क्या हो गया है, माल चोरी हो गया था। तो चोरी हो गया था का मतलब ये है कि तुम्हें यहाँ पे याद रखना है तुम्हें कैसे माइनस करना है। क्या लिखना है, यहाँ पे लिखोगे कि चोरी से गया माल। क्या लिखोगे, चोरी से गया माल। यह हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ पे देखो चार चार पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अन्य तरह से गया माल। क्या, अन्य तरह से गया माल, जिसमें पहला है चोरी से। ठीक है, पहला है चोरी से। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट रख दिया चोरी से। और चोरी से कितने का माल गया है, तो चोरी से गया है 10,000 रुपए का माल।
कितने का माल गया है, 10,000 रुपए का, तो वो मैंने एंट्री कर दिया। ठीक है, देखो ये अन्य तरह से गया माल, ये मेरा मेन हेडिंग हो जाएगा, और उसके अंदर जो पहला है वो हो गया चोरी से, और कितने का माल गया है, 10,000 का। तो याद होगा मैंने कहा था इसकी दूसरी एंट्री हमें करनी होती है, तो चोरी से माल गया तो पहला असर हो गया। दूसरा असर कहाँ होगा, तो दूसरा ये होगा कि माल गया तो पहला असर हो गया, लेकिन दूसरा असर होगा कि माल जाने की वजह से तुम्हारा नुकसान भी तो हुआ, तो दूसरी एंट्री जाएगी लाभानी खाते के उधार में। तो यहाँ पे मैं ऊपर साइड लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे कि चोरी से हुआ नुकसान, यानी जो वजह होगी वो तुम्हें पूरा लिखना होगा। तो चोरी से हुआ नुकसान पूरा तुम्हें लिखना पड़ेगा। ठीक है, और कितना रकम था, तो रकम था 10,000 रुपए, तो ये हमने 10,000 लिख दिया। अब उसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला समायोजन चलते हैं। अगला समायोजन में था 5,000 रुपए का माल नमूने के रूप में बांटा। क्या लिखा है, नमूने के रूप में। तो नमूने के रूप में बांटा, तो सबसे पहले वो खरीदी में से ही माइनस करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दूसरा पॉइंट बन जाएगा नमूने के रूप में। क्या बन जाएगा, नमूने के रूप में। और कितने का माल बांटा है नमूने के रूप में, हमने 5,000 का माल बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 और प्लस ये हो गया हमारा 5,000। अब याद रखना है कि इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी, तो मैंने कहा था कि जब भी माल हम नमूने के रूप में बांटते हैं तो उसको हम लिखते हैं विज्ञापन खर्च, क्योंकि नमूना का मतलब क्या है, विज्ञापन कर रहे हो एक तरह से। तो यहाँ पे लिखोगे विज्ञापन खर्च। अगर तुम्हें कंफर्म करना है कि भाई तुम गड़बड़ ना हो दोबारा जब तुम देखो, तो ब्रैकेट में ऐसे लिख देना माल, ताकि तुम्हें पता रहे कि ये किस चीज की एंट्री तुमने किया था। ओके, अब उसके बाद चलते हैं तीसरे समायोजन पे, और तीसरा समायोजन दिया है 6,000 का माल। देखो क्या लिखा है, 6,000 का माल आग से जल गया था। अब देखो आग से जल गया है तो पहले तो माल गया ना, तो माल गया है तो पहले वही लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखते हैं आग से गया। ठीक है, आग से, वजह क्या है हमारा, आग से। और रकम कितना है यहाँ पे, तो रकम हमें दिया हुआ है 6,000 रुपए। ठीक है, तो 6,000 रुपए मैंने लिख दिया। दूसरा, अब दूसरा असर क्या होगा, तो दूसरा असर ये होगा कि माल के जाने की वजह से हमारा नुकसान हुआ। तो नुकसान में हम क्या लिखेंगे, आग से हुआ नुकसान। रकम कितना है हमारा, तो रकम है हमारा 6,000 रुपए। ठीक है, तो पूरा मैंने वही लिख दिया। उसके बाद अगला है 3,000 का माल दान में दिया था। क्या लिखा है, 3,000 का माल दान में दिया था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, अगला पॉइंट है दान। ठीक है, दान में कितना माल दिया है हमने, दान में हमने माल दिया है दान में 3,000 रुपए का माल। ठीक है, अब दूसरा असर क्या होगा, ये हमारा खर्च भी है, तो खर्च का नाम क्या है, तो खर्च का नाम बहुत ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है, दान। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें क्या लिख दूंगा, सिर्फ दान, दान खर्च। और कितना रकम दिया हुआ है, रकम दिया हुआ है 3,000। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, समायोजन पूरा हो गया। तो याद रखना है कि पहला टारगेट होगा हमारा, हमेशा जो भी हमें समायोजन दिया है, छोटा बड़ा जैसा भी समायोजन दिया है, उन सभी समायोजनों को सॉल्व करना होगा, पहला टारगेट होगा। ठीक है, समायोजन होने के बाद दूसरा काम ये होगा कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमें सकल तलपट, यानी ये जो हमारा सकल तलपट की जानकारी दिया है, उस सकल तलपट की जानकारी में से हम सभी एंट्रीज को एक एक करके कॉपी पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं, पहला दिया है पूंजी आहरण। पहला क्या दिया है, पूंजी आहरण। अब देखो इसमें 2 रकम दिया है, तो जब हमें 2 रकम दिया है तो हमारी पहचाने की जिम्मेदारी बनती है कि कौन सा रकम किस चीज का है। तो वो कैसे हमें पता चलेगा, तो पूंजी जो है वो हमेशा जमा होता है, ये तुम्हें पता होना जरूरी है कि पूंजी का शेष हमेशा क्या होता है, जमा होता है, और आहरण का शेष हमेशा क्या होता है, उधार होता है। अब तुम्हें मैंने बताया कि पूंजी और आहरण की एंट्री कैसे करते हैं, जब हमने आर्थिक चिट्ठा का फॉर्मेट पढ़ा था तो मैंने उसमें सिखाया था। तो हमें क्या करना है, आर्थिक चिट्ठे में जाना है और यहाँ पे लिखना है पूंजी। यहाँ पे क्या लिखना है, पूंजी। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसको मैं सही से लिखता हूँ। ठीक है, और पूंजी का रकम हमें कितना दिया हुआ है, तो पूंजी का रकम हमें दिया हुआ 1,39,000 रुपए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,39,000 रुपए। और दूसरा रकम दिया हुआ था आहरण का, तो आहरण हम क्या कर देंगे, माइनस। आहरण कितना दिया हुआ है हमें, आहरण हमें दिया हुआ है 15,000 रुपए, तो यहाँ पे हमने 15,000 रुपए माइनस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, नहीं लगाओगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि तुमने यहाँ पे माइनस दिखा दिया है। ओके, अभी बढ़ते हैं अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट हमें दिया हुआ है व्यवस्थित खरीदी। तो व्यवस्थित खरीदी तो हो चुका है, लेकिन उसके बाद अगला है बिक्री। और बिक्री कितना दिया हुआ है, 8.5 लाख रुपए। और बिक्री हम कहाँ लिखेंगे, व्यापार खाते के जमा में। तो यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बिक्री।
और जितना रकम दिया है वो पूरा का पूरा रकम यानी कि 8.5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद अगला एंट्री, और अगला एंट्री के लिए हमें देखना है अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट है माल वापसी। अब देखो माल वापसी है और यहाँ पे रकम जो है वो उधार में दिया है। कहाँ दिया है? उधार में दिया है। अब सवाल ये है कि कौन सा वापसी, खरीद वापसी है कि बिक्री वापसी, मतलब खरीदी में से माइनस करोगे कि बिक्री में से माइनस करोगे, तो ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे मैं तुम्हें सिंपल समझाता हूँ कि जब भी तुम्हें सवाल में, ठीक है, जब भी तुम्हें सवाल में माल वापसी लिखा हो और रकम, ठीक है, जो रकम है वो दो तरह से लिखा होगा, या तो उधार पक्ष में लिखा होगा या तो जमा पक्ष में लिखा होगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि तुम पहचानोगे कैसे कि कौन सी एंट्री कहाँ करनी है, यानी कौन सी खरीद वापसी है, कौन सी जमा वापसी है। तो इसका तुम याद कैसे रखोगे? देखो याद रखने का आसान तरीका ये है कि जो हमारा खरीद वापसी होता है वो हमेशा क्या होता है? जमा। याद रखना, खरीद वापसी हमेशा क्या होता है? जमा। यानी ये जो जमा वाला है ये तुम्हारा हो जाएगा खरीद वापसी। ठीक है, जमा वाला क्या हो जाएगा? खरीद वापसी। ठीक है, और अब सुनो उधार वाला क्या है, तो उधार वाला जो है वो हमारा हो जाएगा बिक्री वापसी, क्योंकि बिक्री वापसी हमेशा क्या होता है? उधार होता है। ये ऐसे याद रख सकते हो। हालांकि इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको जब हमें समझा रहा था, जब हम लोगों ने खतौनी करना शुरू किया था और हम लोगों ने सहायक बहिया किया था, तो वहां पे मैंने डिटेल में ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी कि सुधार और जमा का मतलब क्या है। और अभी मैं सिर्फ आपको इसलिए इतना शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको मेन चीज जो है वो याद रहे। ठीक है, तो मेन चीज आपका याद क्या रखना है? तो मेन चीज याद ये रखना है कि सवाल में जब भी माल वापसी लिखा होगा, ठीक है, सवाल में जब भी माल वापसी लिखा होगा, अगर उधार लिखा है और जमा लिखा है तो जमा मतलब खरीद वापसी होगा, उधार मतलब क्या होगा? बिक्री वापसी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? तो यहाँ पे हमें दिया है उधार की रकम, तो उधार की रकम का मतलब यहाँ पे क्या दिया है? बिक्री वापसी दिया है। तो चलते हैं और हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस, ठीक है, माइनस बिक्री, एक मिनट ये थोड़ा सा सही नहीं रहा, हाँ, माइनस बिक्री वापसी। और इसका रकम कितना दिया है? तो रकम दिया हुआ है 40,000 रुपए। अब इसको माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8,50,000 में से 40,000 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 8,10,000 रुपए। अब उसी के साथ चलते हैं हम अगली एंट्री पे। तो अगला एंट्री हमें क्या दिया हुआ है? बट्टा। अब इसको मैं काम करता हूँ मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा अड़चन पैदा कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपने देख लिया होगा और इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। ओके, अब अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बट्टा। तो बट्टे में अगर ध्यान से देखोगे तो रकम दोनों साइड दिया है, उधार में भी दिया है और जमा में भी दिया है। तो अब सवाल ये है कि कौन सा तुम मानोगे, मतलब कौन सी एंट्री कहाँ करोगे? तो याद रखना है कि जब बट्टे की दो रकम दी हो, उधार में भी दिया हो और जमा में भी दिया हो, तो जमा का मतलब होता है लाभ, लाभ हमेशा जमा होता है, और उधार का मतलब होता है खर्च, खर्च हमेशा उधार होता है। तो तुम क्या करोगे? जो उधार वाला है वो लाभानी के उधार में लिखोगे और उसका नाम होगा दिया बट्टा। क्या होगा? दिया बट्टा, क्योंकि बट्टा अगर दोगे तभी तुम यहाँ आएगा। और यहाँ पर क्या होगा? प्राप्त बट्टा। क्या होगा? प्राप्त बट्टा। अब इनकी रकम लिखनी है, तो दिया बट्टा हमें कितना का दिया हुआ है? तो दिया बट्टा हमें दिया है 4,000 रुपए का। ठीक है, कितने का दिया है? 4,000 रुपए का। और प्राप्त बट्टा दिया हुआ है 6,000 रुपए का। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है? उनकी रकम लिख देनी है यहाँ से देख के। फिर अगला है किराया। तो किराया देखो कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपए। हम किराया कहाँ लिखते हैं? लाभानी के उधार में। तो यहाँ पे चलेंगे लाभानी के उधार में और यहाँ पे लिखेंगे किराया। और रकम कितना दिया हुआ है किराया का? किराया का रकम दिया हुआ है 5,000 रुपए। तो जो जैसा दिया है हमने वैसा लिख दिया। उसके बाद अगला, अगला दिया हुआ है देनदार और लेनदार। देनदार कितना दिया है? देखो अब यहाँ पे फिर से देखो दो रकम आएगी, एक उधार में और एक जमा में। अब कैसे क्लियर करोगे कौन कौन सा रकम कैसा है? ठीक है, वो क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। तो हमें पहचानना कैसे है? हमें ये देखना है कि रकम और नाम क्या है। तो रकम है 1,80,000, ठीक है, एक उधार में और एक जमा में है। नाम है देनदार और लेनदार। तो सिंपल सा तुम्हें याद रखना है कि देनदार हमेशा उधार होता है और लेनदार हमेशा क्या होता है? जमा। मतलब उनका जो शेष होता है वो हमेशा उधार और जमा होता है, वो तुम्हें याद रखना है। अब इसकी एंट्री कहाँ करनी है? तो एंट्री जो करनी होती है वो देनदार और लेनदार की जाती है आर्थिक चिट्ठे में। तो ये रहा हमारा आर्थिक चिट्ठा और यहाँ पे हम लिखेंगे लेनदार। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? लेनदार। और इसी के बाजू में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ देनदार। अब रकम कितना दिया है वो हमें देखना है। तो रकम हमें दिया हुआ था 1,80,000, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, हाँ, 1,80,000। तो यहाँ पे देनदार तुम्हारा हो जाएगा 1,00,000 रुपए क्योंकि उधार वाली रकम, और लेनदार तुम्हारा हो जाएगा 80,000 रुपए।
ये दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कमीशन। कमीशन में देखोगे तो यहाँ पे रकम दिया हुआ है 6000 और एक ही तरफ दिया है, तो सीधी सी बात है एक ही तरफ दिया है मतलब कमीशन उधार दिया है, तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमीशन और रकम कितना दिया हुआ है, रकम दिया हुआ है 6000 रुपए, तो हमने यहाँ पे 6000 लिख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट दिया हुआ है हुंडिया, और हुंडिया के सामने देखोगे तो यहाँ पे दो रकम है, एक है 15,000 और एक है 25,000, और यही वजह है कि यहाँ पे देखो हुंडी नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है हुंडिया। इसका मतलब यहाँ पे दो दो हुंडी है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी हुंडी क्या है, रकम दो दो दिया है। तो याद रखना है जब भी ऐसा तुम्हें हुंडिया करके लिखा हो और दो रकम दिया हो, तो याद रखना है एक लेनी हुंडी है और एक देनी हुंडी है। ठीक है, क्या एक लेनी है और एक देनी है। तो मैंने तुम्हें सिंपल सा बताया था, जो चीज हमें लेना है, ठीक है, लेना है तो मतलब वो चीज हमारी संपत्ति हो गई। अगर कोई चीज हमें किसी को देना है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दायित्व हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें सिंपल लॉजिक समझाया था व्यवसाय की नजर से, क्योंकि जो व्यवसाय का है वो उसका संपत्ति है और जो व्यवसाय का नहीं है वो उसका दायित्व है। तो इसमें से कौन सा व्यवसाय का और कौन सा उसका नहीं है, तो वो कैसे समझोगे। देखो, जो उधार का रकम है, अब संपत्ति का शेष हमेशा क्या होता है, संपत्ति का शेष हमेशा होता है उधार, और दायित्व का शेष हमेशा क्या होता है, जमा। ये छोटी सी चीज है, वो तुम्हें याद रखनी होगी। ठीक है, तो संपत्ति हमेशा उधार होता है, दायित्व हमेशा जमा होता है। ये जो तुम प्रैक्टिस करोगे तो उसमें तुम्हें चीजें ये क्लियर हो ही जाएंगी, ठीक है, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें। ओके, तो हम यहाँ पे चलते हैं आती चिट्टे में, और यहाँ पे हम लिखेंगे लेनी हुंडी और देनी हुंडी। क्या लिखेंगे, लेनी हुंडी, सॉरी सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, जो लेनी हुंडी है वो संपत्ति में जाएगा, तो यहाँ पे आएगा देनी हुंडी और यहाँ पे जाएगा लेनी हुंडी। ठीक है, अब रकम कितना दिया हुआ है, तो देनी हुंडी का रकम जो दिया है वो दिया है 25,000 रुपए, और लेनी हुंडी का जो रकम दिया है वो दिया है 15,000 रुपए। ओके, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट है हमारा रोकड़ शेष, बैंक शेष, मकान, फर्नीचर, यंत्र। देखो ये सारी चीजें मैंने एक साथ क्यों पढ़ दी, क्योंकि देखो रोकड़ शेष भी संपत्ति है, बैंक शेष भी संपत्ति है, मकान भी संपत्ति है, फर्नीचर भी संपत्ति है, और यंत्र तो संपत्ति है ही है। मतलब ये हुआ कि इतने सारे पॉइंट हम एक साथ एंट्री कर सकते हैं। तो चलते हैं और आती चिट्टे में हम संपत्ति पक्ष में एक साथ एंट्री कर देते हैं। क्या क्या नाम था, तो सबसे पहले हमारा था रोकड़। ठीक है, सबसे पहले नाम क्या था, रोकड़। तो रोकड़ को मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, याद रखना इस चीज को, ये छोटा सा पॉइंट है जो तुम्हें अपने दिमाग में रखना है। क्या दिमाग में रखना है कि हमेशा रोकड़ और बैंक तुम क्या करोगे, थोड़ा सा नीचे लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रोकड़ और बैंक लिख देता हूँ। ठीक है, रोकड़ शेष, और यहाँ पे लिख देता हूँ बैंक शेष। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या था, उसके बाद हमारा था मकान, फर्नीचर और यंत्र। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मकान, फिर अगला था फर्नीचर, और उसके बाद क्या था, यंत्र। ठीक है, ये छोटी सी चीजें याद रखनी। क्या है कि देखो अगर ऊपर भी लिख दोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन क्या है कि अगर ऐसे समझोगे थोड़ा अच्छा दिखता है। अच्छा दिखने का मतलब ये है कि जो रोकड़ है ये हमारा चालू संपत्ति होता है, चालू संपत्ति ज्यादातर नीचे दिखाते हैं, और रोकड़, स्टॉक, ये कुछ चीजें जो तुम नीचे दिखाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एग्जामिनर के लिए भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये चीजें छोटी सी चीजें तुम्हें याद रखनी है। अब हमें बस इनका रकम लिखना है। तो मकान है 1,00,000 का, ठीक है, फर्नीचर है 30,000 का, यंत्र है 2,00,000 का। ठीक है, और उसके बाद अगला हमारा जो दिया है रोकड़ शेष और बैंक शेष, तो रोकड़ शेष हमारा है 10,000 और बैंक शेष हमारा है 25,000। तो इस तरह से हमने क्या किया, सारी एंट्री कर ली है। ओके, अब यहाँ पे अगर देखोगे तो सारी एंट्री हमारी हो चुकी है, 10,000, 25,000, 1,00,000, 30,000 और 2,00,000 रुपए की। राइट, अब अगला है मजदूरी। अगला क्या है हमारा यहाँ पे, मजदूरी। और मजदूरी कितने का दिया हुआ है, मजदूरी यहाँ पे दिया हुआ है 5,000 रुपए। ठीक है, तो मजदूरी, और उसी के बाद अगला नाम देखो क्या है, अगला नाम है आवक माल गाड़ी किराया। अब देखो ये दो नाम तुम्हें याद रखना है कि मजदूरी और आवक माल। ठीक है, क्या क्या याद रखना है, मजदूरी और आवक माल गाड़ी किराया, ये दोनों ही चीजें जो हैं आपका व्यापार खाते में जाता है, ये तुम्हें याद रखना है। और इसको याद रखने के लिए मैंने स्टोरी समझाई थी, जब मैंने व्यापार खाता का फॉर्मेट बताया था तो मैंने स्टोरी समझाई थी और मैंने लॉजिक भी समझाया था इसका। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्या क्या लिखते हैं, मजदूरी। ठीक है, क्या लिखेंगे, मजदूरी और आवक माल गाड़ी किराया। क्या लिखोगे, आवक माल गाड़ी किराया, और दोनों की रकम।
तो दोनों की जो रकम है वो है 5,500 रुपए। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5,500 रुपए। अब उसी के साथ अगला बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है 10% बैंक लोन और बैंक लोन ब्याज। देखो दोनों दिया है, बैंक लोन भी दिया है और बैंक लोन का ब्याज भी दिया हुआ है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा रकम कहाँ लिखोगे? तो जो बैंक लोन है वो तुम्हारा है दायित्व, और दायित्व का शेष हमेशा क्या होता है? जमा। और बैंक लोन जो ब्याज है वो होता है खर्च, और खर्च का शेष हमेशा क्या होता है? उधार। तो इस तरह से तुम्हें पता चल जाएगा। तो अब चलते हैं इनकी एंट्री करते हैं। यानी बैंक लोन, तो सबसे पहले वो चला जाएगा दायित्व में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक लोन। ठीक है, क्या लिखते हैं? बैंक लोन, और रकम कितनी है? 1,00,000 रुपए। उसके बाद अगला अगला है बैंक ब्याज। तो बैंक ब्याज तुम्हारा कहाँ जाएगा? खर्च में जाएगा, यानी लाभानी के उधार में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक ब्याज। और कितना दिया है? ये 10,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, अगर 1,00,000 का 10% निकालोगे तो 10,000 ही होगा, मतलब ये सही सही करके दिया हुआ है, इसलिए हमें इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला है अंतिम स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक देखो, अंतिम स्टॉक की मैंने 2 एंट्री बताई थी, लेकिन मैंने कहा था, ये बात मैंने समझाया था कि अगर समायोजन में दिया होगा तब, तो ये कहाँ दिया है? ये दिया हुआ सकल तलपट में। तो सकल तलपट में अगर जब भी दिया हो, ठीक है, या कच्ची तलपट में दिया हो, इसकी एक ही एंट्री होती है और वो होती है आर्थिक चिट्ठे में। तो अभी मैंने कहा था तुम्हें कि जो तुम्हारा स्टॉक होता है वो हमेशा तुम क्या करोगे? नीचे ही लिखने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अंतिम स्टॉक। ठीक है, और अंतिम स्टॉक का जो रकम दिया है वो तुम्हें कितना दिया हुआ है? 30,000 रुपए। तो यहाँ पे लिखोगे 30,000 रुपए। अब उसके बाद अगला पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है ऑफिस खर्च, और वो ऑफिस खर्च दिया 1,00,000 रुपए। तो ऑफिस खर्च कहाँ जाएगा? तुम्हारा व्यापार खाते के, सॉरी लाभानी खाते के उधार में। तो हम यहाँ पे चलते हैं लाभानी खाते के उधार में, और यहाँ लिखते हैं ऑफिस खर्च, और रकम कितना है? 1,00,000 रुपए। और इसी के साथ अब अगर ध्यान दोगे तो इसी के साथ हमारा सारा सकल तलपट का एंट्री कंप्लीट हो गया। मतलब हमारा ये भी खत्म और ये भी खत्म। और जैसे ही हमारी दोनों एंट्रियां खत्म हो जाती हैं, मतलब सकल तलपट और हमारा समायोजन का, तो उसके बाद जो हमारा अगला काम होता है वो होता है डिफरेंस निकालने का। ठीक है, तो डिफरेंस निकालने के लिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये दिखे, लेकिन ये तो कहाँ गायब हो गया? 1 मिनट, हाँ ये रहा। इसलिए छोटा किया था ताकि ये पूरी चीजें तुम्हें एक साथ एक ही स्क्रीन पे दिखे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? व्यापार खाते की बात करते हैं। तो याद रखना है कि सबसे पहले हमें व्यापार खाता बंद करना होता है। तो व्यापार खाता बंद करने के लिए हमें दोनों साइड का डिफरेंस निकालना होता है। लेकिन अगर ध्यान दोगे तो इसका अभी बाकी है। तो 5,00,000 में से 10,000 माइनस करो, 15,000 माइनस करो, 6,000 और 3,000। 5,00,000 में से 10 माइनस 490, फिर 485, फिर 479, और ये हो जाएगा आपका 476। मतलब ये हुआ 4,76,000 आएगा। ठीक है, माइनस करने पे कितना आएगा? 4,76,000 रुपए। ठीक है, कितना आएगा? 4,76,000 रुपए। स्क्रीन छोटा कर दिया, इसी वजह से लिखने में ये ऊपर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। ओके, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, हमें रकम साफ साफ दिखना चाहिए बस। तो ये हो गया 4,76,000। अब अगला काम है हमारा कि हमें डिफरेंस निकालना। तो यहाँ है 8,10,000। अब 8,10,000 में से 4,76,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 माइनस करोगे तो ये आएगा 3,24,000 रुपए। कितना आएगा? 3,24,000 रुपए। ठीक है, तो जो 3,24,000 आएगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे सकल लाभ। क्या हो जाएगा? सकल लाभ। ठीक है, तो ये मैं इसको वापस लिखता हूं। सकल लाभ। ठीक है, रकम कितना है? 3,24,000। और इनका टोटल करके यहाँ पे इस तरह से लिख के तुम्हें डबल लाइन कर देना है। तो वो टोटल कितना आएगा? 8,10,000 आएगा। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8,10,000। ठीक है, अब अगला काम हमारा होगा कि जो सकल लाभ आया है इसको हम लेकर जाएंगे लाभानी के जमा में। कहाँ लेकर जाएंगे? लाभानी के जमा में। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिखोगे, याद रखना, सबसे ऊपर सकल लाभ। रकम कितना दिया हुआ है? रकम दिया हुआ है 3,24,000 रुपए। ठीक है, 3,24,000 रुपए। अगला काम होगा हमें फिर से डिफरेंस निकालना है। तो 3,24,000 प्लस 6,000, तो टोटल करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3,30,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड में 3,30,000 लिखता हूँ। मैंने साइड में लिखने के लिए क्यों कहा? ताकि अगर मान लो कभी डिफरेंस इधर उधर हो जाए तो हमारी गलतियां ना निकले। ठीक है, तो हमेशा टोटल का डिफरेंस साइड में पेंसिल से लिख लिया करना। अब उसके बाद इधर का टोटल करोगे, माइनस कर दो। तो 3,30,000 में से 10,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 1,00,000 रुपए, ये माइनस करोगे तो तुम्हारा जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 1,81,000 रुपए।
कितना आएगा 1,81,000 रुपए, और ये हो जाएगा तुम्हारा शुद्ध लाभ। क्या हो जाएगा ये? शुद्ध लाभ। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है, सेम वही चीजें करनी है, यहाँ पे टोटल लिख के डबल लाइन कर देना है। ओके, अब ये जो 1,81,000 आया है, ये हमें कहाँ लिखना है, ये हमें आर्थिक चिट्ठा में पूंजी में हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना, और यहाँ पे क्या लिखोगे, शुद्ध लाभ। हमें क्या लिखोगे यहाँ पे, शुद्ध लाभ, और रकम लिखोगे 1,81,000 रुपए। अब क्या करना, 1,39,000 में से 15,000 माइनस करो और 1,81,000 प्लस कर दो। तो 1,81,000 प्लस करोगे और 15,000 माइनस करोगे, तो ये जो रकम आएगा वो आएगा 3,05,000। रकम कितना आएगा, 3,05,000 रुपए। अब उसके बाद अगला काम है कि इन दोनों पक्षों का टोटल करना। तो दोनों पक्षों का जब टोटल करोगे तो टोटल करने पे देखो कितना आएगा, 3,05,000 प्लस 1,00,000, 4,05,000 प्लस 80,000, 85 हो गया, 590, और पूरा हो जाएगा यहाँ पे 5,10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 5,10,000 रुपए। उसके बाद अगला काम है तुम्हें इन सभी का टोटल करना। तो इन सभी का टोटल करोगे तो इनका टोटल भी कितना आना चाहिए, 5,10,000 आना चाहिए। बात समझ में आ क्लियर है? तो इस तरह से तुम्हारा होता है आर्थिक चिट्ठा पूरा। ओके, तो ये बेसिक क्वेश्चन था ताकि तुम्हें पता चले कि इसकी एंट्री देखो कैसे करते हैं, और जो भी डिफरेंस निकालना है उन डिफरेंसेस को देखो मैंने गोला गोला कर दिया है ताकि तुम्हें क्लियरली पता चले, और मैंने अलग कलर यूज करने की कोशिश की ताकि जो एक्स्ट्रा एंट्री है, जो याद रखने लायक है, वो तुम्हें सही से पता रहे। ओके, अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें करोगे, और इसी तरह से हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।